हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एक्समन हॉरर और आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी। और आज की हमारी कहानी है खौफनाक छलावा में फंसा। ट्रक ड्राइवर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहे। कहानी को अब शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था यह सच था या सिर्फ मेरा वहम। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान लें, लेकिन यह कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। मेरा नाम कबीर सक्सेना है। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त विक्रम बलूच की शादी में शामिल होने उसके गांव रामगढ़ गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसीलिए उसकी शादी से 2 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। ड्राइवर: साहब, कहां जाना है? मुझे रामगढ़ में मिस्टर प्रफुल्ल बलूच के यहां जाना है, जिनके पिताजी समगढ़ में सरकारी विद्यालय में गणित विषय के शिक्षक हैं। अच्छा, रामगढ़ बहुत ही बढ़िया जगह है साहब। वहां किसी काम से जा रहे हैं या घूमने के उद्देश्य से? जो मेरे मित्र विक्रम बलूच हैं वह मेरे साथ ही दिल्ली में काम करते हैं। 2 दिन बाद उनकी शादी है, बस उसी उद्देश्य से वहां जा रहा हूं। मैंने ड्राइवर की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा। प्रफुल्ल का गांव जयपुर से काफी दूर था। ड्राइवर ने मुझे बताया कि अगर हम लगातार चलें तब जाकर पूरे 6 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया और सामान पीछे वाली सीट पर रख दिया। सफर लंबा था, इसीलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गईं। साहब, एक बात पूछें, अजीब तो नहीं लगेगा? ड्राइवर ने अपनी बाईं आंख से मेरी तरफ और दाहिनी आंख से सड़क की तरफ देखते। ये तो तुम्हारे पूछने के बाद पता लगेगा कि तुम्हारी बातें अजीब हैं या... मैं मजाकिया लहजे में कहते हुए हंस पड़ा। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आप भूत प्रेत या डायन चुड़ैल पर विश्वास करते हैं? ड्राइवर ने गाड़ी की गियर बदलते हुए पूछा। मेरे हिसाब से भूत प्रेत कुछ नहीं होता। यह सब दकियानूसी सोच की उपज मात्र है। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन सभी के नामों का सहारा लेकर लोगों के बेवकूफ बनाते हैं। मैंने सीधे ही उसके इस सवाल का 2 टूक में जवाब दे दिया। लेकिन साहब, इस दुनिया में 2 तरह की शक्ति होती है। पहली, पॉजिटिव एनर्जी, जो भगवान के रूप में विद्यमान रहती है। दूसरी होती है नेगेटिव एनर्जी, जो भूत प्रेत डायन चुड़ैल में होती है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि इन काल्पनिक चीजों का वजूद है? क्या तुम्हारे साथ कभी किसी तरह की कोई घटना घटी है या फिर किसी तरह का कोई अनुभव है? हम ड्राइवरों का तो इस हाईवे से चोली दामन का साथ होता है। आते जाते ऐसे कस्सों कहानियों से मुखातिब होना तो हम जैसों के लिए आम बात है जनाब। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास एक नहीं, काफी सारे अनुभव और किस्से हैं जिसके तुम भागीदार रह चुके हो। यदि ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया। सफर काटने में बड़ा ही आनंद आने वाला है। मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें गोल करते हुए कहा। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ड्राइवर ने एक धीमी मुस्कान के साथ प्रत्युत्तर दिया। साहब, आपने कुछ खाया कि नहीं? सफर बहुत लंबा है, क्यों न सामने वाले ढाबे से पेट की भूख को शांत करते हुए चलें? क्या कहते हो? ड्राइवर ने अधीर भाव से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मेरी नजरें भी काफी देर से किसी अच्छे से कोई ढाबे को ढूंढ रही थीं। चलो, गाड़ी साइड लगाओ, मैंने पेट पर हाथ रखते हुए उससे कहा। ड्राइवर ने गाड़ी हाईवे से हटकर अंदर की तरफ पार्क कर दी। वहां कुछ ट्रक्स भी लगे हुए थे। शायद रात को वहां आराम करने के बाद सुबह आगे की यात्रा करने के उद्देश्य से खड़ी थीं। ढाबे पर बड़े बड़े अक्षरों में शेरादा ढाबा लिखा हुआ था, जिसके ऊपर लाल और नीली प्रकाश अपनी छौंटा बिखेर रही थी। ड्राइवर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और वहीं से खड़े खड़े
हाथों से किसी को इशारा किया। थोड़ी ही देर में 2 प्लेटों में खाना आ गया। ड्राइवर मेरे पास वाली दूसरी टेबल की तरफ बैठ गया। मैं हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ चला गया और ड्राइवर ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुबह से भूखा हो। मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया और जैसे ही मैंने पहला निवाला तोड़कर मुंह में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, न जाने कहां से एक काली बिल्ली ने झपट्टा मारा और मेरे खाने की प्लेट को नीचे गिरा दिया। ओह, बड़ी ही खतरनाक बिल्ली थी। इसने तो सारा खाना ही गिरा दिया। ड्राइवर अपनी जगह से उठता हुआ मेरी तरफ भाग कर आया। अरे साहब, आपके बाईं हथेली से तो खून बह रहा है। आप रुकिए, मैं अभी आता हूं। कहने के बाद ड्राइवर गाड़ी की तरफ गया और वहां से कुछ पट्टी और डेटॉल की शीशी को लेकर आया। उसने अच्छे ढंग से मरहम पट्टी की और मुझे चलने को कहने लगा। अरे, मुझे कोई इतनी बड़ी चोट नहीं लगी है, बस वह जरा सी खरोंच है जो शायद बिल्ली के भागने की वजह से उसके पंजों से लग गई। मैं उसको शांत करते हुए बोला, नहीं साहब, छोटी चोट को नजरअंदाज कर दिया तो आगे चलकर यही परेशानी का सबब बन जाती है। यस, दिस इज ट्रू, बट आई थिंक यू शुड फिनिश योर डिनर। इस तरह अन्न की बर्बादी करना गलत है। मैंने उसको खाने को खत्म करके चलने को कहा। वह फिर इशारे से मेरे लिए खाने की दूसरी प्लेट ऑर्डर करने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर मना कर दिया कि अब मेरा मूड नहीं है, कहीं और रास्ते में खा लूंगा। उसे खाना खत्म करके आने को कहकर मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ड्राइवर भी आ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। काफी देर तक हम दोनों खामोश ही रहे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए ड्राइवर से बोला, तो हम लोग कहां पर थे? हां, याद आया, तुम किसी घटना का जिक्र करने वाले थे। उसने घड़ी में वक्त देखा और बोलना शुरू कर दिया। इस वक्त घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं। कहते हैं कि 12 से 3 बजे का वक्त भूत प्रेत के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इस वक्त इनकी शक्तियों का सामना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं रहती। ये कहीं भी किसी भी रूप में इंसान को मिल जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम भी कहीं उसी के रूप में तो नहीं हो, और वह काली बिल्ली भी तुम्हारी किसी चुड़ैल दोस्त की रूप हो। यह कहते हुए मैं बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जब मुझे हंसते हंसते काफी देर हो गई और ड्राइवर के चेहरे पर हंसी तो दूर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो मुझे मजबूरन चुप हो जाना पड़ा। आपको मजाक लग रहा है क्योंकि आप दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं। वहां घर से ऑफिस और ऑफिस से घर में ही दुनिया उलझी रहती होगी, लेकिन हम जैसे इंसान को रोजी रोटी के लिए रात के किसी भी पहर को कहीं भी जाना पड़ जाता है। ड्राइवर ने अपनी मजबूरी का ढांचा अपने वाक्यों में मढ़ने की कोशिश की। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा रोज किसी न किसी चुड़ैल या किसी साया से मुखातिब होना आम बात है? तो फिर आज क्यों नहीं दिख रही हैं कोई भी? मैंने फिर उसकी उलझुलूल बातों का मजाक बनाते हुए कहा। साहब, आपको पता है, आप जिस गांव में जा रहे हैं वहां डायनों का गढ़ माना जाता है। उनका एरिया यहां से कुछ मील आगे से ही शुरू हो जाता है। वहां आए दिन कोई न कोई अजीब घटनाएं होती रहती हैं। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेत के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। उसने मुझे एक नहीं, न जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। मैं उसकी बातें ध्यान से सुनता चला जा रहा था, क्योंकि जो भी हो, उसकी कहानी सुनने में बड़ी ही रोचक लग रही थी। बाकी सच्चाई तो उसे ही पता होगी जिसने यह कहानी रची होगी। अभी बातों का सिलसिला जारी ही था कि सामने कोई सफेद सी चीज दिखी जो सड़क के ठीक बीचों बीच थी। ड्राइवर इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उसने बहुत तेजी के साथ ब्रेक मार दिया। गाड़ी एक तेज झटके के साथ अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वह फटाफट गाड़ी से बाहर निकलकर जांचने लगा। मैं भी यह देखकर गाड़ी से बाहर निकल गया। अरे, क्या थी वह चीज? न गाड़ी के नीचे ही है, न ही उसके टकराने के निशान गाड़ी पर मौजूद हैं। मैंने हैरान होकर ड्राइवर से पूछा। वह मुंह खोलकर कुछ देर खड़ा रहा। वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसे पकड़कर हिलाते हुए उसको सामान्य करने की कोशिश की। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ी और मुझे अंदर बैठाते हुए बोला, साहब जल्दी से अंदर बैठो, हमें यहां से निकलना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाने की नाकाम कोशिश की।
उसने एक्सीलेटर पर पांव रखा और जल्द ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वैसे इस अप्रत्याशित घटना को मैं भी नकार नहीं सकता था, क्योंकि वह सफेद सी कोई चीज तो मैंने भी देखी थी। मैंने उसको दिमाग में बसाने की जगह उसको बाहर निकाल फेंक देना बेहतर समझा। अरे, आखिर तुम इतना डर क्यों गए? यह कोई जंगली जानवर रहा होगा जो गाड़ी के नीचे से निकल गया होगा और फिर जंगल की तरफ भाग गया। इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं साहब, वह कोई जानवर नहीं था। छलावा था, छलावा। उसने अपने कांपते हुए होंठों से कहा। छलावा? भला ये क्या बला हुई? मैंने चौंकते हुए उससे पूछा। आपने देखा नहीं? गाड़ी पर उसके टकराने के कोई निशान मौजूद नहीं है। वह गाड़ी से टकराकर आर पार चला गया। वह छलावा ही था साहब। छलावा कभी भी किसी का रूप ले सकता है। यदि छलावा कहीं सुनसान जगह मिल जाए तो इंसान को मंजिल से भटका देता है और इंसान को वीराने में ले जाकर मार देता है। वीराने में इसकी शक्ति काम करती है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं। वह लगातार बोलता ही चला जा रहा था, जैसे उसने वास्तव में कोई छलावा ही देख लिया था। तो मैं यह मान के चलूं कि आपको छलावे के साथ भी कोई अनुभव रहा है? मैंने ड्राइवर से छलावे के बारे में जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं साहब, छलावे के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं रहा है, लेकिन मेरे दादाजी का सामना उससे हुआ था। ड्राइवर ने अब दूसरी कहानी शुरू कर दी। मुझे अब और मजा आने लगा था। मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे तो लगे हाथों उस किस्से को भी सुना दो। ये बात तकरीबन 32 साल पहले की है। तब मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरे गांव का नाम लूनी है, जो कि राजस्थान के जालोर जिले से 40 किमी की दूरी पर स्थित है। हमारा छोटा सा परिवार था। मेरे पिताजी रेलवे विभाग में टीटीई की पोस्ट पर थे, इसलिए उनका घर आना बहुत कम हो पाता था। मैं अपने दादा, दादी और सम्मी के साथ रहता था। पहले गांव में जनाना लोग घर के बाहर ही खाट पर सोते थे। मेरे दादाजी एक से एक बढ़िया कहानियां सुनाते थे, जिसे सुनने में मुझे बहुत ही आनंद आता था। इसलिए मैं भी अपने दादाजी के साथ ही उनके खाट पर ही सोता था। एक दिन दादाजी बहुत चिंतित दिखे। वह दादी से बोल रहे थे, हमारी गाय को बछड़े दिए हुए 1 महीने से भी ऊपर हो चला है। गाय शाम को तो दूध अच्छे से दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त बिल्कुल भी दूध नहीं हो रहा है। पहले कुछ दिनों तो मैंने सोचा कि शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन यहां तो समस्याएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जा रही हैं। दादी बोली, 20 दिन से डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? अरे रूपमती, मेरी समस्या का कारण केवल उसका दूध ही नहीं है, उसकी गिरती स्वास्थ्य भी है। गाय इतनी दुर्बल हो गई है कि उसकी हड्डियां अब शरीर से बाहर झांकने लगी हैं, और उसके दूध न होने की वजह से उसका बछड़ा बिल्कुल ही कमजोर हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बड़े ही मायूस स्वर में वह अपनी परेशानी से दादी को अवगत करा रहे थे। मैं अपने सिर गौ हत्या का पाप नहीं लेना चाहता रूपमती। यदि जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो हम इस पाप के बराबर के भागीदार बन जाएंगे। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू अनायास ही छलक पड़े। दादी उम्र आंसुओं को पोंछती हुई बोली, मुझे तो लगता है कि इसका कोई दूध ही पी जाता होगा। नहीं तो आप ही सोचो, इसके खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं बरती, फिर भी यह दिन पर दिन क्यों दुर्बल होती जा रही है? दादी ने अपने विचार व्यक्त किए। तुम सच कहती हो रूपमती, कुछ दिन पूरी रात पहरेदारी करके देखता हूं, क्या पता कोई हल निकल जाए। कहकर उन्होंने खाना खाने के बाद खाट पर बैठे बैठे ही पूरी रात गुजार दी। अगली सुबह 5 बजे जब वह दूध निकालने को गए तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। दूध से बाल्टी लबालब भरी हुई थी। वह बाल्टी भरी दूध दादी को थमाते हुए बोले, ऐ रूपमतिया, तुम ठीक कहती थी। देखो, आज गाय ने भर बाल्टी दूध दिया है। यह जरूर बिरजू चोर का काम होगा। वही ऐसी नीच हरकत करता होगा और गाय की सारी दूध चोरी चुपके निकाल सुबह चंपत ही जाता होगा। अब उसकी खैर नहीं। नहीं नहीं, किसी को बिना सबूत के इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं। भगवान का शुक्र मनाई कि अब समस्या का समाधान ही गया है। कुछ दिन आप पहरेदारी कीजिए, फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। यह बात कहते हुए दादी की आंखों में विशेष चमक थी। कुछ दिनों तक दादाजी ने ऐसे ही पहरेदारी की। सब सामान्य रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पहरेदारी बंद कर दी तो फिर से वह घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन दादाजी ने प्लान बनाया
कि क्यों न एक रात खाट पर ही लेटे लेटे पहरेदारी की जाए और यहीं से उस चीर पर नजर रखी जाए। उन्होंने अपने खाट के नीचे भीमसेन लट्ठ में सरसों का तेल लगाकर रख दिया। उन्होंने पूरी रात खाट पर लेटने का अभिनय करते हुए गाय पर नजरें गड़ाए रखीं। सुबह 4:30 बजे देखते हैं कि गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। उन्होंने सोचा कि भूख के मारे दूध पीने को आतुर हो रहा होगा और उसकी रस्सी खुल गई होगी और बेचारा दूध पीने चला आया होगा। उन्होंने सोचा कि चलो अब दूध निकालने का भी वक्त हो चला है, बाल्टी अंदर से ले आऊं। वह खाट से उठकर जैसे ही बाल्टी लेकर आए तो देखते हैं कि बछड़ा तो अपनी जगह बंधा हुआ है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि दादी ने बांध दी होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर दूध निकालने की कोशिश की, एक बूंद भी दूध बाल्टी में नहीं निकली। उनका माथा ठनक गया। बाल्टी को वहीं पटकते हुए दादी पर चिल्लाए, ऐ रूपमतिया, अरे ओ रूपमतिया। दादी इस पुकार को सुनती हुई दौड़ी दौड़ी भागकर बाहर आई। अरे, इसको फिर आज दूध नहीं हो रहा है। तू पहले ये बता कि तूने बछड़े को बिना कहे खोला क्यों, और खोला तो खोला, बिना पूछे बांधा क्यों? दादाजी बड़े रोष में बोले जा रहे थे। नहीं, मैं तो अभी उठी, आज तो नींद ही नहीं खुली मेरी, तो मैं कहां से खोलती। दादी ने अपनी सफाई दी। कहीं यह काम छलावे का तो नहीं? दादी ने एक अजीब सी बात कही। नहीं, छलावा नहीं हो सकता जब अपने गांव में छलावा नहीं है। लेकिन अब जो भी है, कल इस गांव में उसका आखिरी दिन होगा। दादाजी ने अपने मंतव्य उजागर करते हुए कहा। आज दादाजी शाम को जल्दी ही खाने के बाद खाट पर आकर सो गए थे। उनका भीमसेनी लट्ठ आज बहुत चमक रहा था, जैसे वह खुद किसी पर बरसने को लालायित था। सुबह ठीक तकरीबन 4:15 बजे उनकी नजर गाय की तरफ पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक गए। उन्होंने देखा कि गाय का दूध कोई छोटा सा चष्ट छड़ा पी रहा था, लेकिन उस गाय का बच्चा उससे कुछ दूरी पर ही बंधा पड़ा था। उन्होंने आव देखा न ताव एक झटके से भीमसेनी लठ को अपने हाथों में पकड़ा और बरस पड़े बछड़े पर। 4 लठ पड़ते ही उस बछड़े की आकृति एक इंसान में परिवर्तित हो गई। दादाजी ने उसको अपने दोनों हाथों से दबोचा और गाय के पास वाले दूसरे खूंटे में रस्सी का एक सिरा बांध दिया तथा दूसरा सिरा उक्त छलावे के गले में बांध दिया। उसके बाद लगे वह लाठी से ताबड़तोड़ प्रहार करने। छलावा लगा अपने दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाने। दादाजी की जिस तेज गति से लाठी बजती, उससे दुगनी आवाज में वह उछल पड़ता और भागने की नाकाम कोशिश करता। सुनकर दादी और मम्मी दौड़कर बाहर आ गईं। यह दृश्य देखकर सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जब दादाजी लठ बजाते बजाते थक के चूर हो गए तो छलावे ने उनकी टांग पकड़ ली और बोला, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस गांव के आसपास भी कभी नहीं भटकूंगा। सभी के कहने पर दादाजी ने उसको छोड़ा और यह रस्सी से छूटते ही हवा की माफिक साएं से यह वादा करके रफ्फू चक्कर हो गया कि आज के बाद वह इस गांव तो क्या, यहां आसपास के किसी भी गांव में किसी को भी परेशान नहीं करेगा। मेरे साथ यही एक वाकया हुआ था जो मेरे जहन में आज तक ताजा। उसकी बात सुनते ही मैं जोर जोर से पेट पकड़कर हंस पड़ा। भाई वाह, मजा आ गया। तुम्हारी कहानी से तो सच में बड़ा ही अच्छा समय गुजर रहा है। साहब, आप इसे कहानी मानते हो तो कहानी मानो, लेकिन यह सच्चाई है कि छलावा किसी का भी रूप ले सकता है और सम्मोहित करके अपने काम को सुनसान जगह पर अंजाम दे सकता है। जिसके साथ ऐसी घटना घटित होती है उसको जरा सा भी एहसास नहीं हो पाता। जब तक उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभी ड्राइवर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत दिखी जो कि काली साड़ी में हमारी तरफ ही मुंह करके खड़ी थी। हम दोनों की धड़कनें रुक गईं। ड्राइवर ने पूरे जोर से ब्रेक मारा और वह औरत बस टकराते टकराते बची। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फटाक से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। अरे पागल है क्या? इस तरह कोई सड़क पर बीचों बीच खड़े होकर गाड़ी रुकवाता है? कुछ हो जाता तो? खुद तो जाती ही हमें भी ले डूबती। इतना सुनते ही वह औरत तेज तेज रोने लगी। वह बिल्कुल पतली और छरहरी काया वाली औरत थी। उसने अपना चेहरा
घूंघट से ढक रखा था। एडी से चोटी तक उसने अपने आप को ढका हुआ था, बस उसका पेट वाला हिस्सा ही दिख रहा था। उसके पेट से नाभि बाहर झांक रही थी, जो कि काफी गहरी और गोल थी। नाभि के पास कुछ पुष्प की आकृति की तरह गोदा हुआ हुआ था, जो उसकी नाभि की सुंदरता और उसकी जवानी की मादकता का एहसास करा रही थी। उसके पहनावे से वह यही किसी गांव की ही लग रही थी। मेरा ध्यान उसकी नाभि पर ही अटक गया था कि तभी ड्राइवर ने मुझे झकझोरते हुए कहा, अरे चलो साहब, ये लोग ऐसा ही करते हैं। चंद पैसों के लिए जानबूझ के सड़क के बीच आकर अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकते। उसके इतना कहते ही वह और जोर जोर से रोने लगी। मैंने ड्राइवर को चुप रहने का इशारा किया और उस अबला औरत को चुप कराने की कोशिश की। थोड़ी देर में मेरी कोशिश कामयाब हुई और वह चुप होते हुए बोली, साहब, मैं सड़क को पार करके सड़क के उस तरफ जा रही थी कि अचानक आपकी गाड़ी आ गई और उसकी तेज प्रकाश से मेरी आंखें चीधियां गईं, जिस वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा और मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अरे अरे, हमें माफ कर दो, ती हमारी ही है। हम बातों में इतने उलझे रहे कि हमें इसका एहसास ही नहीं हुआ कि सड़क पर कोई खड़ा है। वैसे कहाँ जा रही थी तुम? चलो हम छोड़ देते हैं, मैंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करते हुए कहा। अरे साहब, रात के 2 बज रहे हैं, इन चक्करों में न पड़ी। समझते क्यों नहीं? कहीं ये छलावा हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसे इंसान हो तुम? एक अबला नारी को तुम रात में अकेले छोड़कर जा रहे हो। क्या यही तुम्हारा पौरुष है? मैंने फिर से डांटते हुए कहा। ठीक है साहब, ले चलो, लेकिन इस अबला से यह भी तो पूछो कि इतनी रात को यह यहां क्या करने आई थी। ड्राइवर ने जैसे ही यह बात कही, वह फिर से रोने लगी। तुम चुप रहो, तुम्हें तो औरतों से बात करने की भी तमीज नहीं। तुम चलो अंदर जाओ और गाड़ी को स्टार्ट करो। मैंने इस बार रोश में आते हुए गुस्से से ड्राइवर को कहा। यह पैर पटकता हुआ अंदर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैंने उस औरत को चुप कराते हुए पूछा, बोलो, इतनी रात यहां क्या कर रही हो? उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे दोबारा पूछने पर वह घूंघट में शर्माते हुए बोली, साहब, हमारे गांव में शौचालय की असुविधा है, इसलिए मैं शौच करने के लिए। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे आपकी खामोशी से ही समझ जाना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं। बताइए आपको कहां जाना है? मैं छोड़ता हुआ अपनी मंजिल पर चला जाऊंगा। मैंने उसकी अधूरी बात को समझते हुए बीच में ही काट देना सही समझा। बस साहब, थोड़ी ही दूरी पर ढाबा पड़ता है, उसके आते ही मैं आपको बता दूंगी। उसके इतना बोलते ही मैंने पीछे वाले दरवाजे को खोल दिया और वहां अपने सामान को एक तरफ सिमटाते हुए उसको बैठा दिया। मैं आगे बैठ गया और उसके बाद गाड़ी फिर से सड़क पर दौड़ पड़ी। ड्राइवर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, साहब, सुबह 7 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैंने उसके आखिरी शब्द यही सुने थे। फिर सफर की थकान की वजह से मेरी कब आंख लग गई, इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी के रुकते ही मेरी नींद टूट गई। मैं बोला, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, इंजन गर्म होने की वजह से गाड़ी बंद पड़ गई है। यहां आसपास न ही कोई पानी का स्रोत है, न कोई उम्मीद दिख रही है। इस लड़की को पता होगा, इससे पूछो कि यहां पानी कहां मिल सकता है। मैंने पीछे पलटते हुए कहा, लेकिन पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। मैं तुरंत बाहर निकलकर ड्राइवर के पास गया, जो अब गाड़ी के बोनट को उठाकर कोई उपाय तलाशने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, उस लड़की को तुमने कहां उतारा? वह तो अंदर ही थी साहब, उससे पूछता हूं, यह बताएगी इधर पानी कहां मिल सकता है। जब गाड़ी रुकी तो मैंने उसी वक्त देख लिया था, वह अंदर नहीं है। मैंने ड्राइवर को उस अबला की जानकारी देते हुए कहा, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, जब गाड़ी कहीं रोकी ही नहीं, मैंने तो कहां से उतर जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। ड्राइवर ने घबराते हुए जवाब दिया, अरे, हो सकता है तुम्हें याद नहीं, शायद तुमने पीछे गाड़ी रोकी हो कहीं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, मैं मां बाप की कसम खाता हूं साहब जी, मैंने कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी है। कहीं इस गाड़ी के खराब होने की वजह वह अबला ही तो नहीं हो? न हो साहब, वह छलावा है जो हमें अपनी मंजिल से भटकाकर कहीं और ले जाने की कोशिश में लगी है।
ड्राइवर ने फिर से घबराए हुए स्वर में भरभराती आवाज में कहा। मैंने इस बार झुंझलाते हुए जोर से कहा, ओह गॉड, तुम फिर शुरू हो गए। छलावा, छलावा। मुझे नफरत हो गई है इस शब्द से। साहब, आप अभी भी इसको बहुत हल्के में ले रहे हो। भूल गए क्या? ये छलावा ही तो है जो हमारा पीछा ढाबे में कभी बिल्ली बनकर तो कभी हाईवे पर सफेद रंग का जीव बनकर कर रहा है। फिर अब उसका असली रूप औरत में हम सबके सामने आ जाना। मैंने मना किया था साहब, उस औरत को मत बैठाओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब हम लोग पूरी रात इस सड़क पर भटकते रहेंगे और वह सुनसान जगह पर ले जाकर हमें बारी बारी से अपना शिकार बना लेगी। इतना कहते ही ड्राइवर दहाड़े मारकर रोने लगा। स्टॉप, आई सेड स्टॉप। ऐसा कुछ नहीं है। वह कोई छलावा वलावा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह अब तक हम लोगों का शिकार कर चुकी होती। जाहिर सी बात है, तुमने गाड़ी रोकी थी। हो सकता है वह उसी वक्त बाहर निकलकर चली गई होगी। लेकिन साहब, उसको बताकर तो जाना चाहिए था कम से कम। अरे गांव की लड़कियां शर्मीली होती हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब मैं जो कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। ऐसी जगह जहां से कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर ने चारों तरफ खोपड़ी घुमाकर मुआयना किया और बोला, साहब, यहां से 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है। आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। लेकिन अकेले जाने में कहीं आपको डर तो नहीं लगेगा ना? उसकी इस बात ने मेरे अंदर के पौरुष को एक बार फिर से ललकार दिया। मैंने उसको जवाब देते हुए कहा, ड्राइवर साहब, अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहां इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उसे 2 टूक में जवाब तो दे दिया था, लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर न सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। पैदल बहुत चलना था, इसीलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वह वहम हकीकत या यूं कहें भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। अगले ही पल वह मेरे सामने खड़ी थी। हवा के झोंके बहने के कारण उसका घूंघट मुख से बार बार इधर उधर हो रहा था। उसी झोंकों के कारण सह रहकर उस चांद का दौर हो जा रहा था। चह बहुत ही सुंदर लड़की थी। इसका जिस्म बिल्कुल छरहरी काया की थी। उसके नाभि के उभार को देखते ही मैं चौंक गया। यही पुष्प की कलाकृति मौजूद थी जिसे थोड़ी देर पहले ही गाड़ी में बिठाया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं या उसके फरेब की नई चाल के लिए सावधानी घरतूं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि उसने पूछा, इतनी रात को अकेले आप कहां जा रहे हैं? मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। फिर मैंने भी उससे यही सवाल पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मेरी बात को यह सुनते हुए बोली, मैं अक्सर इस रास्ते पर आती जाती रहती है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला, आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे यह सब कैसे पता? मैंने अगले पल ही उससे पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? मैंने तो आपको बताया ही नहीं है। वह मेरी बात सुनते ही तपाक से बोली, बस ऐसे ही। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे इस सवाल पर वह मुस्कुराई और बोली, बिजुरिया। उसके बिजुरिया कहते ही मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने गौर किया तो उसकी आवाज बिल्कुल ही उस लड़की से मिलती जुलती थी जो सड़क पर अचानक मिल गई थी और जिसे गाड़ी में लिफ्ट दिया था। फिर अचानक यह कहां लुप्त हो गई थी, उसका कोई पता नहीं चल पाया था। मैंने उससे अपने शक को दूर करने के लिए पूछा, तुम वही अबला हो ना जिसे थोड़ी देर पहले मैंने लिफ्ट दिया था, जो बिना बताए गाड़ी से उतर गई थी? यह मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली,
आपको क्या लगता है साहब, कोई आपका पीछा भला इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? यह कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। मेरी समझ में नहीं आया, उसके जवाब में हाँ थी या उसके जवाब में कई सवाल कर दिए थे। मतलब ड्राइवर सही कर रहा था कि तुम वही छलावा हो जो हाईवे पर सुनसान जगह पर किसी न किसी रूप में मिलती हो, फिर सुनसान जगह पर सम्मोहित करके उसका। यह कहते कहते मेरी घिघी बंध गई। मैं आगे उससे कुछ कहता कि यह फिर बोली, क्या साहब, आप तो डर ही गए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप भले मानुष जान पड़ते हैं, नहीं तो इस हाईवे पर हर किसी ने बिजुरिया का फायदा ही उठाने की कोशिश की है और इसलिए वह। यह कहते कहते वह चुप हो गई। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। मुश्किल से कुछ कदम आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर बोली, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, क्यों, इसमें गलत क्या है? तो वह मुस्कुराते हुए बोली, इस इलाके में रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया कि इस कथन के पीछे उसकी क्या मंशा थी। मैंने कुछ कहने से पहले अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नजर अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। उन तीनों ने भी ऐसा ही घूंघट ओढ़ रखा था जैसा कि बिजुरिया ने ओढ़ा हुआ था। वही वेशभूषा और एकदम वही खुशबू। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगीं, लेकिन जैसे जैसे वह पास आती गईं, उनका चेहरा नजर आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगीं, लेकिन बिजुरिया ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गईं और मैंने हिम्मत करके पूछा, वह अजीब सी दिखने वाली औरतें कौन थीं? क्या तुम उन्हें जानती हो? वह बोली, वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई है। मैंने उसकी बात सुनते ही पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होंठों पर एक गुमनाम खामोशी छा गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पीछे गया तो देखा वह 3 औरतें बहुत खौफनाक दिख रही थीं, जो मेरा कुछ भी कर सकती थीं। दूसरी तरफ बिजुरिया मेरा काफी वक्त से साथ नहीं छोड़ रही थी। मेरे जहन में बार बार यह भी विचार आ रहा था कि अगर यह मेरा बुरा करना चाह रही होती तो कब का बुरा कर चुकी होती। मैंने सहमे सहमे ही उससे पूछा, तुम तो मुझे अच्छी व्यक्तित्व वाली लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी छलावा बनने की कहानी जान सकता हूं? पहले वह सुनकर मुस्कुराई, फिर बोली, साहब, आप चाहें तो इसे काल्पनिक कहानी मान सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि यह कहानी नहीं है। यह मेरा काला अतीत है, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दिया और हमेशा के लिए मुझे इस सुनसान वीराने में तड़पने को छोड़ दिया। सन 1966 के अक्टूबर महीने का पहला इतवार था। मोहनगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था, जो कि जयपुर से 124 किमी की दूरी पर था। हां, तो मैं इसी गांव में खुशी से अपने जीवन का आनंद लेते हुए गुजार रही थी। अब यह तो आपको मालूम ही है कि महान भारतीय लोकतंत्र में उस जमाने में भी गांव के सभी आंतरिक मामले को निपटारे के लिए अपनी पंचायतें हुआ करती थीं। तो इस गांव की भी पंचायत थी और पंचायत पर कब्जा था पुरुषों का, जो अपने आप को भाग्य विधाता से कम नहीं समझते थे। तो हुआ यूं कि इस गांव में 1 महीने के भीतर एक ही घर में 2 मौतें हो गईं। अब मौत हुई तो उसके कारण की तलाश शुरू हुई। जरूर इसके पीछे किसी डायन या छलावा का हाथ होगा। गांव के ही पंचायत में ब्रजेश रावत नाम के एक सदस्य थे। उनकी ही तूती चलती थी। उन्होंने जो कह दिया वही फैसला सभी को मानना पड़ता था। उनका विरोध न तो कोई करता था, न ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि कर सके। उसकी नीयत मेरे प्रति बहुत बुरी थी और मुझे इस बात का इल्म था। उसके मन में मेरे जिस्म को पाने की ललक दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने मेरा हाथ सरेआम पकड़ लिया और मेरे बदन को जोर से अपने दोनों हाथों से दबोचते हुए बोला कि मैं उसे खुद को सुपुर्द कर दूं तो वह मुझे रानी की तरह खुश रखेगा। मैंने बिना सोचे उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया।
उसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह मुझसे इसका बदला सुध समेत लेने की धमकी देकर चला गया। कुछ दिनों में ही खोज शुरू हुई उस डायन की। एक दिन उसने मौका देखकर और अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर मुंह बिजुरिया पर डायन होने की तोहमत मढ़ दी। मीसा और पोटा से ज्यादा खतरनाक हुआ करती है पुरुष वर्चस्व प्रधान पंचायत की चार्जशीट। आरोपी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए जाते, बस आरोप लगाया जाता है और चुनौती दी जाती है कि हिम्मत है तो खुद को पाक साफ साबित करके दिखाओ। मैं लाचार बिजुरिया कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करती? या तो सिर झुकाकर अपराध को स्वीकार कर लेती, जो कि मैंने नहीं किया, या फिर परीक्षा देती। परीक्षा भारतीय स्त्रियां युगों से देती आई हैं, वह भी पुरुषों की शर्त पर। मुझ अभागन को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। वह इतवार मेरे लिए काला इतवार था। एक पात्र में गर्मा गर्म तेल भरा गया। उस उबलते तेल में चांदी का सिक्का डाला गया। मुझे नंगे हाथों से यह सिक्का निकालना था। अगर मैं भली औरत होऊंगी तो मेरे हाथ जलेंगे नहीं, और अगर हाथ जल गए तो साबित हो जाएगा कि मैं सचमुच डायन हूं, नहीं तो किसी छलावा का रूप। साहब, बिजुरिया तो बिजुरिया थी, कोई सीता माता नहीं कि उसके हाथ न जलते। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि अग्नि परीक्षा सीता की छाया ने दी थी। असली सीता तो पहले से अग्निदेव के घर में सुरक्षित थीं। लीला में ऐसा होता है, पर बिजुरिया पर जो गुजरी वह लीला नहीं थी, क्रूर सच्चाई थी। बिजुरिया अनुत्तीर्ण हो गई। बस फिर क्या था, घोषणा हो गई कि मैं चुड़ैल हूं, डायन हूं, पिशाचिनी हूं, छलावा का रूप हूं और मुझे मार दिया जाए। हर ओर से बिजुरिया पर प्रहार किए गए। गरम लोहे की सलाखों से मेरी देह दागी गई। इस बहाने जाने किस किस ने मुझसे क्या क्या बदले चुका लिए। डायन से अपेक्षा की जाती है कि वह त्रस्त परिवार को कष्टों से मुक्त कर दे, लेकिन मैं पूछती हूं साहब, बिजुरिया भला कैसे किसी को कष्टों से मुक्त कर पाती? इसलिए उसे मार पीट कर उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिया गया। पति और घर के सभी सदस्य इतने आतंकित थे कि उसे घर के भीतर नहीं ला सके। अंततः बेहोशी की हालत में मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मेरे जिस्म से प्राण निकल चुके थे। तो यह थी दास्तान इस बिजुरिया की, जो कि आधुनिक भारत की एक बर्बर दास्तान बनकर कहीं सिमट कर रह गई। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे जड़े हो गए। अभी तक छलावा बनकर घूम रही है। इसके साथ जो भी हुआ, बद से बदतर हुआ है। पहले औरतों का जीवन कितना जटिल और दुर्लभ हुआ करता था। पौरुष बल के सामने घुटने टेकने को विवश होना, अपने अपमान के प्रतिशोध के बदले कैसे खून के घूंट पीकर रहना और सहना पड़ा। मेरे जहन में बार बार यही विचार कौंध रहे थे कि क्या इस कहानी का मोरल यही माना जाए कि भारत में आज भी अंधविश्वास, अवैज्ञानिकता, अशिक्षा, मूर्खता के साथ साथ स्त्री के प्रति सर्वथा अमानुषिक दृष्टिकोण विद्यमान है, और सारे सामाजिक, राजनैतिक और बौद्धिक नेतृत्व ने इस सच्चाई की ओर से आंख मूंद रखी है। स्त्रियां यहां पहले भी मनोरंजन का साधन थी। यदि मनमानी न चल पाई तो उनको डायन या छलावा का नाम देकर प्रताड़ित कर दो। इस विभत्सता में भी सुख और संतोष का अनुभव करने वाला समाज क्या भीतर सड़गल नहीं चुका है? इन्हीं विचारों में खोया मुझे पता ही नहीं लगा कि सूर्योदय हो चुका था। हम बहुत दूर निकल आए थे। बिजुरिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगले मोड़ से 400 मीटर की दूरी पर आपके दोस्त का घर आने वाला है और अब रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने उसकी बातों को सुनने के बाद कहा, क्या तुम आगे तक नहीं जाओगी? तो उसने इस बार अपने मुख से घूंघट को ऊपर करते हुए कहा, साहब, मेरी मंजिल तो यही है। जब भी मुलाकात करने का मन हो, मैं रात के किसी भी पहर में इधर ही मिल जाऊंगी। घूंघट उठाते ही वह बला की खूबसूरत लग रही थी। भगवान ने उसे फुर्सत में तराश कर बनाया था। उसके चेहरे का तेज किसी को भी प्रभावित कर सकता था। मृगनयनी को परिभाषित करते उसके दोनों नयन किसी को भी आसानी से सम्मोहित करने की क्षमता रखते थे। होंठ तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बिल्कुल सुर्ख लाल थे, मानो जैसे इसमें ही सारा रस भरा पड़ा हो।
मेरी नजरें तो चाहकर भी उससे हटने का अब नाम नहीं ले रही थी। दिल कह रहा था कि काश ये मेरे मंजिल तक साथ जाती तो कितना अच्छा होता। जाते जाते उसने मुझसे कहा, साहब, हर आत्मा बुरी नहीं होती, उसके नसीब बुरे होते हैं जो कि उसके सरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। उसकी बात का मतलब समझ मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ यहां तक आई थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।